नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने वाले हैं उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे जहां पर हम जानने वाले हैं डॉबेराइनर के ट्रिक के बारे में और साथ ही हम जानेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो अध्याय है इसमें लगभग कहानियां ही हैं जहां पर हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने ट्रिक की खोज करी और उनके बारे में चीज़ों को बताया। तो चलिए जानते हैं कि डॉबेराइनर ने जो हमें ट्रिक दिया था वो क्या था। दरअसल लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि डॉबेराइनर ने क्या किया था कि उन्होंने जितने भी तत्व हैं उनको तीन तीन के समूहों में बांटकर एक ग्रुप बनाया था। और ये जो ग्रुप बनाए थे उन्होंने इसमें तीन तीन एटम थे यानी कि परमाणु थे। इस वजह से उन्होंने कहा इसे त्रिक। और ये जो त्रिक थे ये थे लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ग्रुप था, कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम का दूसरा ग्रुप था और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का तीसरा ग्रुप था। अब इस वीडियो में हमें ये जानना है कि इन्होंने हमें ये तो बताया था कि यहाँ पर इन तीनों के ही जो गुण हैं वो समान होंगे और साथ में उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर जो इनका परमाणु द्रव्यमान होगा तो पहले और तीसरे एटम का परमाणु द्रव्यमान का औसत दूसरे के बराबर होगा। परंतु यहाँ पर हमें इस बारे में बात नहीं करनी, ये हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर हमें ये जानना है कि इन्होंने जो इतनी अच्छी क्लासिफिकेशन दी उसमें परेशानी क्या थी। दरअसल इसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ये बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि आखिर इस वर्गीकरण में क्या गलत था जिसकी वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल जब डॉबेराइनर ने त्रिक बनाने शुरू किए थे उस समय लगभग 30 तत्व खोजे जा चुके थे और डॉबेराइनर ने त्रिक केवल 9 तत्वों का बनाया क्योंकि उन्होंने 3 ग्रुप ढूंढे थे और तीनों के अंदर ही 3 तत्व थे। तो इससे क्या हुआ कि जो 30 तत्व हैं उनमें से सिर्फ 9 को ही ग्रुप में बांटा जा सका। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनका कहना था कि ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करी, ये जो उन्होंने इन सबको ग्रुप में बांटा है वो अच्छे से नहीं बांटा क्योंकि बाकी जो एटम थे वो तो ग्रुप में आ ही नहीं पाए। साइंटिस्ट का क्या कहना था कि ये जो 30 तत्व में से आपने 9 की क्लासिफिकेशन करी है ये आधी है और इस वजह से ये कहकर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, उन्होंने 30 में से 9 को क्लासीफाई तो कर ही दिया था, तो उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया गया। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दरअसल मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे 30 एटम रखे हुए हैं जिसको डॉबेराइनर को क्लासीफाई करना था। तो उन्होंने इसमें से क्या किया, कुछ तत्व निकाले और उनको क्लासीफाई कर दिया। अभी थोड़ी देर के लिए इनकी बात नहीं करते, बात करते हैं उनकी जिन्होंने क्लासीफाई नहीं किया है। अब हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान था कि हम ग्रुप में विभाजित कर दें जिससे कि क्या होगा, हमें एटम्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो बचे हुए एटम हैं उसके बारे में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब बाकी के जो एटम बच गए हैं, जो 24 एटम वहाँ पर रखे हुए हैं और आगे जो खोजे जा सकते हैं, उन सब के बारे में हमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिली। मतलब उन सब के बारे में हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। जितने उन्होंने क्लासीफाई करे उससे बहुत ज़्यादा तो क्लासीफाई हो ही नहीं पाए, तो फ़ायदा ही क्या हुआ इस क्लासिफिकेशन का। अब पुराने वाले की बात छोड़ दीजिए, जो उन्होंने क्लासीफाई किया था उन्हीं की बात कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा तो किया नहीं कि इन सबको एक ग्रुप में डाला हो, उन्होंने ऐसे 3 ग्रुप बनाए थे। 3 में से जो ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है उन दोनों का ही तीसरे ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं है और इसी तरीके से इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब आपको इन तीनों एटम को याद रखना पड़ेगा इनके गुण को जानने के लिए, और ऐसे ही तीनों ग्रुप के साथ करना पड़ेगा क्योंकि तीनों ग्रुप आपस में कोई लिंक नहीं रखते। तो इस वजह से ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। यही इसका इशू था कि उन्होंने सिर्फ 3 ग्रुप ढूंढे और तीनों ग्रुप के अलावा उन्होंने और कोई ग्रुप नहीं बना पाए, और जो 3 ग्रुप ढूंढे उनमें भी आपस में कोई रिलेशन नहीं था और इस वजह से इसे रिजेक्ट किया गया। अब इनका जो ये काम था ये पूरा वेस्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी जस्ट बाद ही न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था। अब ये डॉबेराइनर की बहुत बड़ी सक्सेस मानी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिद्धांत तो न्यूलैंड ने दिया, तो यहाँ पर डॉबेराइनर का क्या काम। दरअसल डॉबेराइनर से पहले किसी साइंटिस्ट ने नहीं सोचा कि हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए, परंतु जैसे ही डॉबेराइनर ने क्लासीफाई किया वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट को लगा कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। और डॉबेराइनर का काम खराब होने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की उसे ठीक करने के लिए, और फाइनली उन्होंने इसे ठीक किया और हमें आज की आवर्त सारणी मिली। तो देखा जाए अगर डॉबेराइनर उस समय वो गलत क्लासिफिकेशन
आधी अधूरी क्लासिफिकेशन नहीं देते तो आज कोई क्लासीफाई नहीं कर रहा होता। जो फर्स्ट स्टेप था वो डॉबेरायर ने लिया। इस वजह से न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत देना कहीं ना कहीं डॉबेरायर की सक्सेस मानी जा सकती है। तो चलिए डॉबेरायर की कहानी को पीछे छोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से। दरअसल यहाँ पर न्यूलैंड की बात करें तो इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड और ये एक ब्रिटिश केमिस्ट हैं। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी, इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको पढ़नी है वो तो यही है कि इनके नाम को अष्टक सिद्धांत क्यों कहते हैं। दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो न्यूलैंड्स हैं इन्होंने अपने ये जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम म्यूजिक से लिया। अब आप सोचेंगे ये किस तरीके से, तो आप जानते होंगे कि जो सुर होते हैं गाने में वो लगभग 8 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और सा। तो चलिए समझते हैं आखिर ये गाने के सुर दरअसल न्यूलैंड के जो सारणी उन्होंने दी उससे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ए से लेकर ए तक आप नोट्स को काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 8 कीज हैं और ए से लेकर दूसरे ए तक ये जो 8 की हैं उसमें हर 8वां की रिपीट हो रहा है। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी ये 7 नोट हैं और उसके बाद ए वापस से आ जाता है। इसी तरीके से बी के बाद भी 7 नोट हैं और बी वापस से आ जाता है। मतलब क्या है कि हर 8वां नोट रिपीट हो रहा है। जैसे कि जो सुर होते हैं हर 7वें सुर के बाद वापस से सा आता है, उसी तरीके से यहाँ पर हर 8वां जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है। दरअसल न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था। वहाँ पर क्या था कि हर 8वां एलिमेंट जो था उसके गुण पहले एलिमेंट से समान थे और इसी वजह से उन्होंने अपने जो सारणी दी थी उसका नाम अष्टक सिद्धांत रखा था। अब ये अष्टक सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। दरअसल इस वीडियो में हमने बात करी है डॉबेरायर के ट्रिक की, जहाँ पर हमने ये जाना कि डॉबेरायर के ट्रिक में गलतियाँ क्या थी और उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जो 30 एलिमेंट वहाँ पर थे, लगभग 30 एलिमेंट उस समय खोजे जा चुके थे, वो उन सबको क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। उनमें से सिर्फ कुछ ही ट्रिक वो ढूंढ पाए थे और इसी वजह से उसके बाद न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया, जहाँ पर उन्होंने उस समय जितने भी एटम्स प्रेजेंट थे उन सबको क्लासीफाई करके दिखाया था। परंतु यहाँ पर भी एक दिक्कत है। दरअसल न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है ये काफ़ी अच्छा था परंतु उतना अच्छा नहीं था क्योंकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब न्यूलैंड के साथ क्या दिक्कत आ गई ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। आखिर उनकी सारणी क्या थी, उन्होंने उसे किस तरीके से बनाया था और उसमें इश्यूज़ क्या थे, इसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।